सोचिए, भारत की कहानी कितनी पुरानी होगी? 1000 साल, 5000 साल? नहीं, ये कहानी 10 लाख साल से भी पुरानी है। ये वो जमाना था जब इतिहास स्याही से नहीं बल्कि पत्थरों पर औजारों से लिखा जाता था। तो चलिए, आज हम भारत के इतिहास के इसी सबसे लंबे, सबसे रहस्यमयी चैप्टर को खोलते हैं। नमस्ते, मैं हूं अक्षत तिवारी और आज मेरे साथ हम सब मिलकर भारत के प्री हिस्टोरिक यानी प्रागैतिहासिक दौर की गहराइयों में उतरेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर जब कोई इतिहास लिख नहीं रहा था, तब इस जमीन पर जो पहले इंसान थे, उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी होगी? वो कैसे जिंदा रहे? कैसे उन्होंने शिकार करने से लेकर खेती करना सीखा और फिर कैसे उन्होंने बड़ी बड़ी बस्तियां बसाईं? चलिए, इसी सफर पर निकलते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझ लेते हैं। ये जो शब्द है प्री हिस्ट्री या प्रागइतिहास, इसका मतलब क्या है? देखिए, बहुत सिंपल है। ये इतिहास का वो दौर है जब इंसानों को लिखना नहीं आता था। मतलब उस जमाने की कोई लिखी हुई किताब, कोई ग्रंथ नहीं मिलेगा। तो फिर हमें पता कैसे चलता है? हम एक कहानी सुनाते हैं जमीन के नीचे दबे सबूत, जैसे पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन और हजारों साल पुरानी हड्डियां। तो अपने सफर में हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि लिखने से पहले का इतिहास कैसा था। फिर चलेंगे पाषाण युग के लंबे दौर में। उसके बाद बात होगी पहली महान क्रांति की। फिर देखेंगे कि कैसे पत्थर और तांबा एक साथ आए और आखिर में बात करेंगे लोहे और उन विशाल पत्थरों की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। सवाल ये है कि हम उस जमाने के बारे में जानते कैसे हैं जिसका कोई रिटन रिकॉर्ड ही नहीं है। देखिए, इसे समझने के लिए हमारे पास मतलब आर्कियोलॉजिस्ट के पास 3 अलग-अलग टाइम विंडोज हैं। पहली है प्री हिस्ट्री, जहां सिर्फ आर्कियोलॉजी यानी पुरातात्विक सबूत ही सहारा है। फिर आती है प्रोटो हिस्ट्री, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता। यहाँ लिखावट तो मिली है, पर कमाल की बात यह है कि हम आज तक उसे समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए। और फिर आती है हिस्ट्री, जहां आर्कियोलॉजिकल सबूतों के साथ-साथ हमारे पास लिखित रिकॉर्ड्स भी हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं। अब हम सफर करने वाले हैं इंसानी इतिहास के सबसे लंबे दौर में, पाषाण युग या स्टोन एज। जरा सोचिए, ये वो वक्त था जब अपनी धरती का ज्यादातर हिस्सा बर्फ की एक मोटी चादर में लिपटा हुआ था, जिसे हम सब आइस एज कहते हैं। ये बात शायद सुनने में अजीब लगे, पर यह सच है। अकेला पूरा पाषाण काल मतलब पेलियोलिथिक एज पूरे इंसानी इतिहास का 99% हिस्सा है। सोचिए, 99%। ये दौर करीब 3 लाख ईसा पूर्व से शुरू हुआ और 10,000 ईसा पूर्व तक चला। और इतने लंबे समय को समझने के लिए इसे 3 हिस्सों में बांटा जाता है: लोअर, मिडिल और अपर पेलियोलिथिक। और इतने लंबे समय में सबसे बड़ा बदलाव आया इंसानों के औजारों में। मतलब जहां लोअर पैलियोलिथिक में बड़े बड़े भारी भरकम हैंड एक्स और चॉपर इस्तेमाल होते थे, वहीं अपर पैलियोलिथिक आते आते औजार एकदम बदल गए। अब वो हल्के पतले ब्लेड बनाने लगे, हड्डी से सुइयां बनाने लगे, मछली पकड़ने के लिए हुक्स बनाने लगे। तो ये सिर्फ पत्थरों का विकास नहीं था, ये इंसानी सोच का विकास था। फिर लगभग 10,000 ईसा पूर्व के आसपास सीन पूरी तरह बदल गया। आइस एज खत्म होने लगे, ग्लेशियर पिघल रहे थे, मौसम गर्म हो रहा था। और जैसे जैसे दुनिया गर्म हो रही थी, इंसानी दिमाग में नए नए आइडियाज भी पनप रहे थे। और यहीं से एक नए दौर की शुरुआत होती है, मेसोलिथिक एज यानी मध्य पाषाण काल। इस नए जमाने की सबसे बड़ी पहचान थी माइक्रोलिथ्स। अब ये क्या थे? ये असल में बहुत ही छोटे, बहुत बारीकी से बनाए गए पत्थर के औजार थे। आप इन्हें उस जमाने का स्विस आर्मी नाइफ कह सकते हैं। इन्हें लकड़ी या हड्डी के हैंडल में फिट करके तीर, भाले, हंसिए, इस तरह के कॉम्प्लेक्स टूल्स बनाए जाते थे। और इसने शिकार करने के तरीके को पूरी तरह बदल कर रख दिया। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जो शायद इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ये वो पल था जब इंसान ने सिर्फ प्रकृति से लेना नहीं, बल्कि उसे कुछ देना भी सीखा। मतलब सिर्फ भोजन इकट्ठा करने से आगे बढ़कर भोजन उगाना सीख लिया। मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट वी गॉर्डन चाइल्ड ने इस बदलाव को एक बहुत बड़ा नाम दिया, नियोलिथिक रेवोल्यूशन यानी नवपाषाण क्रांति। और हाँ, जब हम क्रांति कहते हैं तो इसका मतलब कोई लड़ाई झगड़ा या सियासी उथल-पुथल नहीं है। ये तो जीने के तरीके में आई क्रांति थी। एक ऐसी क्रांति जिसने इंसान को शिकारी से किसान बना दिया।
और ये जो क्रांति थी ना, ये एक तरह का चेन रिएक्शन था। सब कुछ एक एक करके हुआ। सबसे पहले खेती की शुरुआत हुई, फिर जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया। अब जब फसलें उगने लगीं तो उन्हें स्टोर करने के लिए मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हुआ। और जब ये तीनों चीजें एक साथ आ गईं तो हुआ सबसे बड़ा बदलाव। इंसानों ने घूमना फिरना छोड़कर एक जगह पर गांव बसाकर रहना शुरू कर दिया। और इस क्रांति के निशान आज भी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में मौजूद हैं। जैसे मेहरगढ़, जो अब पाकिस्तान में है, वहां दुनिया में कपास का सबसे पुराना सबूत मिला है। उत्तर प्रदेश में कोल्डीहवा नाम की जगह है, जहां दुनिया में चावल की खेती का सबसे पुराना प्रूफ मिला। कश्मीर के बुर्ज होम में तो जमीन के नीचे गड्ढे खोदकर बनाए गए घर मिले हैं, और एक कब्र में इंसान के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाया गया था। और बिहार के चिरांद में तो हड्डी से बने औजारों का जैसे खजाना ही मिल गया। तो नियोलिथिक क्रांति ने इंसानों को एक जगह बसा तो दिया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगला बड़ा कदम था एक बिल्कुल नई चीज की खोज, एक ऐसी चीज जो पत्थर नहीं थी। पहली बार इंसानों ने किसी मेटल, किसी धातु का इस्तेमाल करना सीखा, और वो धातु थी कॉपर, यानी तांबा। इसीलिए इस दौर को हम कैल्कोलिथिक एज या ताम्रपाषाण युग कहते हैं। कैल्को मतलब कॉपर और लिथिक मतलब पत्थर। तो ये तांबे और पत्थर का मिला जुला दौर था। पत्थर के औजार अभी भी इस्तेमाल हो रहे थे, लेकिन साथ में तांबे के औजार भी बनने लगे थे। और ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल चेंज नहीं था, बल्कि यही वो कल्चर था जिसने आगे चल के महान हड़प्पा सभ्यता की बुनियाद रखी। और एक और बड़ी चीज इसी दौर में शुरू हुई, सामाजिक भेदभाव। पहली बार हमें समाज में अमीर और गरीब के बीच का फर्क साफ साफ दिखाई देता है। जैसे खुदाई में पता चला है कि जो गांव के सरदार या मुखिया होते थे, वो बड़े और रेक्टेंगुलर घरों में रहते थे, जबकि आम लोग छोटी छोटी गोल झोपड़ियों में। यहाँ तक कि कब्रों में भी ये अंतर दिखता है। और पश्चिम महाराष्ट्र में जो खुदाई हुई, वहाँ बहुत बड़ी संख्या में बच्चों की कब्रें मिली हैं, जो उस दौर की एक बहुत दुखद सच्चाई बताती हैं, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। चलिए, अब हमारा ये सफ़र प्री हिस्ट्री के आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचा है। एक ऐसा दौर जब इंसान ने एक और भी ज्यादा मजबूत धातु, लोहे की ताकत को खोज लिया था। और इसी के साथ एक बहुत ही रहस्यमयी कल्चर सामने आया, जो अपने पीछे छोड़ गया बड़े बड़े पत्थरों के स्मारक, जो आज भी हमें हैरान कर देते हैं। इन्हें कहा जाता है मेगालिथ्स। मेगा यानी बड़ा और लिथ यानी पत्थर। तो मेगालिथ का मतलब हुआ बड़े पत्थर। ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं, ये असल में कब्रें या स्मारक हैं जो लोगों को दफनाने के बाद उनकी याद में बनाए जाते थे। ये कल्चर खासकर दक्षिण भारत में बहुत फैला हुआ था, करीब 1000 ईसा पूर्व के आसपास, यानी आयरन एज में। और ये कब्रें उस जमाने के समाज का एक एक्सरे जैसा है। कुछ कब्रों के अंदर से सोने के दाने, तांबे की चूड़ियां, लोहे के हथियार मिले हैं, तो वही कुछ कब्रों में सिर्फ मिट्टी के 2-4 बर्तन। इससे एकदम साफ हो जाता है कि जो सोशल इनइक्वालिटी कैल्कोलिथिक एज में शुरू हुई थी, वो आयरन एज तक आते आते बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। मतलब हैसियत का फर्क जीते जी तो था ही, मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता था। तो ये थी हमारी लाखों साल की एक झलक, पुरापाषाण के शिकारी से लेकर मध्यपाषाण के इनोवेटर तक, फिर नवपाषाण के पहले किसान से लेकर ताम्रपाषाण के मेटल वर्कर तक, और आखिर में लौह युग के वॉरियर और बिल्डर तक। तो एक मामूली से पत्थर के औजार से शुरू हुआ ये सफर लोहे के बेहतरीन हथियारों और एक कॉम्प्लेक्स समाज तक पहुंच चुका था। और यही वो बुनियाद थी जिस पर आगे चलकर भारत के पहले बड़े शहर और पहली बड़ी सभ्यताएं खड़ी हुईं। तो सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि इसके आगे क्या हुआ? आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें